हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नाइन्थ क्लास से चैप्टर 4 की। और चैप्टर 4 का नाम है बेटा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हम बात करेंगे बेटा किस चीज़ की? लीनियर इक्वेशंस की। लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जो लाइन को रिप्रेजेंट करें। लीनियर इक्वेशंस में जहाँ पर क्या हो बेटा? इक्वल हो। लीनियर किसको रिप्रेजेंट करेगा? लाइन को। इक्वेशन जहाँ पर इक्वल हो, टू दो। और वेरिएबल्स क्या होते हैं बेटा? वेरिएबल्स आपको पता है कि वेरिएबल्स, क्योंकि इसको हम दो वर्ड में ब्रेक डाउन कर सकते हैं, वेरी प्लस एबल। तो वेरी का मीनिंग होता है बेटा चेंज, और चेंज प्लस एबल जब हम करते हैं तो क्या बन जाता है बेटा? चेंजेबल। और वेरिएबल हमें कितने मिलने वाले होंगे बेटा? दो वेरिएबल के अंदर लीनियर इक्वेशंस बनानी है जो कि लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। साथ साथ एक बात और सीखते चले कि लीनियर इक्वेशंस के अंदर डिग्री जो है वो केवल एक होती है, हाईएस्ट पावर एक होती है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी रहेगी बेटा? एक रहेगी। तो एग्जांपल के लिए लेके चले, जैसे हमारे पास हो जाए कि 2x + 3y - 7 = 0। तो बेटा यहाँ पर x और y जो आए हुए हैं उन दोनों में पावर कितनी बेटा? एक एक है, तो हाईएस्ट पावर भी एक ही हुई। तो एक के अलावा वेरिएबल की कोई पावर ना हो। हाँ, यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो -7 है इसको हम लिख सकते हैं इंटू x की पावर 0 या फिर y की पावर 0, क्योंकि वो फिर क्या बन जाएगा? किसी की पावर 0 हो तो वो 1 बन जाता है। तो इसलिए पावर 0 होने पर 1 हो जाएगा। तो पावर या तो 0 हो या फिर 1 हो। डिग्री कितनी हो? 1। डिग्री का मतलब होता है बेटा हाईएस्ट पावर। तो इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर केवल 1 हो, 1 के अलावा 1 से ज्यादा कोई पावर ना हो। और अगर उससे कम भी आए तो केवल कौन आए? 0 आए। वो हालांकि कहीं भी आपको लिखी हुई नहीं मिलती, बस एक नॉलेज के लिए आपको मैंने बताई है। तो लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती है बेटा? लीनियर इक्वेशंस वो होती हैं जो लाइन को रिप्रेजेंट करें। वो इक्वेशंस जिनमें वेरिएबल की पावर केवल 1 हो, 1 के अलावा अगर हो तो केवल 0 हो, और 0 वाली चीजें आपको लिखी नहीं मिलती। तो आप ये भी कह सकते हैं कि वेरिएबल की पावर केवल 1 होनी चाहिए, 1 के अलावा कोई पावर ना हो। और कितने वेरिएबल्स में बात करेंगे हम? 2 में वेरिएबल्स, यानी वो नंबर जिनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। तो बेटा हमारा जो काम है वो क्या है यहाँ पर कि लीनियर इक्वेशंस बनानी है 2 वेरिएबल्स के अंदर। और 2 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बेटा ax + by + c = 0। ax + by + c = 0, यानी कि सबसे पहले आप x वाले टर्म लिखेंगे, फिर y वाले टर्म, फिर कांस्टेंट, और इज इक्वल टू में रहेगा राइट हैंड साइड में रहेगा केवल 0। फॉर एग्जांपल इक्वेशन लेके चले कि 5x - 3y - 9 = 0। ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म भी है यहाँ पर, क्योंकि सबसे पहले x वाले टर्म, फिर y वाले टर्म, फिर कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। समझ रहे बेटा? तो इस तरीके से हमारे पास ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से हमारा मतलब रहेगा कि सबसे पहले x वाले टर्म, फिर y वाले टर्म, फिर कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। तो बेटा अब हमारा जो है इस एक्सरसाइज के स्टार्ट करते हैं। हम एक्सरसाइज को स्टार्टिंग जो है वो कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस। जो नोटबुक की कॉस्ट है वो ट्वाइस है। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। कि नोटबुक की जो कॉस्ट है वो डबल है किससे? कॉस्ट ऑफ ए पेन, पेन की कीमत से। बेटा एक सिंपल सी लाइन कही गई है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक की कॉस्ट इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। कि पेन की कॉस्ट से क्या है? वो डबल है, दोगुना है। नोटबुक की कॉस्ट क्या है बेटा? पेन की कॉस्ट से डबल, ऐसा उसने बताया हमारे को। और क्या बोला आगे क्वेश्चन में? ये तो बता दिया। अब हमारे को ऑर्डर क्या कर रहा है? हमारे को क्या कहा गया है? राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन बताइए 2 वेरिएबल में टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जो स्टेटमेंट ये ऊपर लिखी हुई है, इस स्टेटमेंट को हमें किस में रिप्रेजेंट करना है बेटा? लीनियर इक्वेशन में, और जिसके अंदर वेरिएबल रहे 2। तो बेटा वेरिएबल किसको मानेंगे? जिसकी वैल्यू चेंज हो सके, जिसकी वैल्यू हमें पता ना हो, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो। तो हमें यहाँ पर ना तो बेटा नोटबुक की कॉस्ट का कोई आइडिया, ना ही पेन की कॉस्ट का कोई आइडिया। तो नोटबुक और पेन की कॉस्ट का हमें कोई आइडिया नहीं है, इसलिए हम मान के चल पड़ते हैं इनकी कॉस्ट को। लेट कर लेते हैं कि लेट कॉस्ट ऑफ पेन, कि जो पेन की कॉस्ट है उसको हमने मान लिया बेटा
एक्स रुपीज़ की पेन कितने का आ गया बेटा एक्स रुपीज़ का। लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक की जो कॉस्ट है उसको मान लिया हमने वाई रुपीज़। आप ये भी कर सकते थे कि पेन को मान लेते वाई रुपीज़, नोटबुक को मान लेते एक्स रुपीज़, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमारी मर्जी होती है कि हम किसको क्या नाम दें। ठीक है ना बेटा। मान लीजिए घर में दो बच्चे हैं जिनके नाम है सोनू और मोनू। बड़े का नाम सोनू है, छोटे का नाम मोनू है। ये हमारी मर्जी थी कि हम बड़े को मोनू कह देते हैं और छोटे को सोनू, या बड़े को सोनू। इस तरीके से मतलब उनके नाम को जो है हम आपस में अदला बदली कर सकते हैं। वो हमारी मर्जी होती है ना भाई कि किसको हम क्या नाम दें, क्योंकि नाम है, नाम से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इसलिए बेटा हमने पेन की कॉस्ट को अपनी मर्जी से मान लिया एक्स और नोटबुक को मान लिया वाई। आप चाहते तो इनको उल्टा भी मान सकते थे, आप चाहते तो इनको u और v भी मान सकते थे। ये सब क्या है बेटा वेरिएबल्स के एग्जांपल्स। वेरिएबल्स को डिनोट करने के लिए हम अल्फाबेट्स का सहारा लेते हैं। लास्ट वाले अल्फाबेट्स, जितने जो हमारे लास्ट के अल्फाबेट्स होते हैं ना, मोस्टली लास्ट के अल्फाबेट्स से हम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं। आखिर में जो आते हैं 26 लेटर्स होते हैं हमारे पास, 26 अल्फाबेट्स होते हैं। तो उन 26 में से जो लास्ट वाले हैं हमारे, खासकर लास्ट के 6 जो हैं, उनको हम यूज करते हैं एज ए वेरिएबल। तो बेटा कॉस्ट ऑफ पेन मान चुके, कॉस्ट ऑफ नोटबुक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, कि नोटबुक की कॉस्ट जो है वो पेन की कॉस्ट का क्या है बेटा ट्वाइस। नोटबुक की कॉस्ट क्या है बेटा ट्वाइस पेन की कॉस्ट से। नोटबुक की कॉस्ट क्या है बेटा ट्वाइस, यानी कि डबल, दो गुना। तो हम एक काम करते हैं, हमें बनानी है क्योंकि इक्वेशन, और इक्वेशन में आता है इक्वल टू का साइन। तो बेटा इक्वल हम बाद में करेंगे, पहले उनको आमने सामने लिख ले जिनकी बात चल रही है। बात चल रही है नोटबुक और पेन की कॉस्ट की, हमने इनको आमने सामने लिख लिया। अब इनको इक्वल करने की कोशिश करते हैं, इक्वल करने की कोशिश करते हैं। पहले थोड़ा सा रफ वर्क मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पेन की कॉस्ट जो है उसको हमने x माना है और नोटबुक की कॉस्ट को y। नोटबुक की कॉस्ट क्या है डबल है, नोटबुक की कॉस्ट क्या है बेटा डबल। तो एक तरफ हम पेन की कॉस्ट मान लेते हैं, लेकिन पेन की कॉस्ट मान ली हमने बेटा 5 रुपये। 5 रुपये का पेन आया तो नोटबुक कितने की हो जाएगी 10 रुपये की, क्योंकि नोटबुक क्या थी उससे ट्वाइस थी, डबल थी। और अगर मान लीजिए ये हमारा अगर 20 रुपये का आया है तो ये 40 रुपये का, और ये अगर 50 का आया है पेन तो नोटबुक हो जाएगी बेटा 100 रुपये की। अब हम इक्वल करना चाह रहे हैं, अगर इनको इक्वल करें तो पहले इनको इक्वल करना सीख लेते हैं, फिर इनको इक्वल करना बड़ी बात नहीं होगी। तो 5 और 10 तो इक्वल हो नहीं सकते, तब हो सकते हैं जब हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस कर दें, ऐड कर दें, इस तरीके से। क्योंकि 5 और 10 एक्चुअल में इक्वल कभी भी नहीं होते, वो तो अलग अलग नंबर हैं, एक नंबर छोटा है एक नंबर बड़ा है। तो इनको बराबर करने के लिए हमने क्या किया कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्वल हो गया। यहाँ पर इसको 2 से कर दे तब भी इक्वल हो जाएगा। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर इनको 2 से डिवाइड कर दे तभी भी तो इक्वल हो सकते हैं। हाँ बेटा तब भी हो सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करने का ऑप्शन मेरे को बेटर लग रहा है तो इसलिए मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या था कि बेटा नोटबुक की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी y, और ये वाली चीज डबल है, ये पहले ही डबल है, ये पहले ही डबल है। जैसे ये 10 जो है ये ऑलरेडी डबल था 5 का, तो हमने इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया। ऐसे ही ये वाली चीज डबल है तो हम इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि दोनों क्या हो जाए बेटा इक्वल। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन के आएगा 2x प्लस वाई, 2x इज इक्वल टू वाई, यहाँ से 2x हो गया इज इक्वल टू क्या बेटा y। अब इसको लिखना हो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में आप क्या देख सकते हैं, लिखी हुई ऊपर स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले कौन सी टर्म x वाली टर्म, फिर y वाली टर्म, फिर कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर y वाली टर्म जो है वो कहाँ पर है बेटा राइट हैंड साइड में, तो उसको लेफ्ट में ले आते हैं तो ये बन जाएगा 2x माइनस वाई। ये y वहां पर प्लस का था, लेफ्ट में आया तो माइनस का हो गया। जब भी कोई नंबर अपने साइड चेंज करता है, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जाता है, जब जब नंबर साइड चेंज करेगा तब तब उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये प्लस का था, यहाँ पर आके माइनस का, और इज इक्वल टू बच गया बेटा हमारे पास 0। तो ये बन के आ गई हमारे पास लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर वेरिएबल आए हुए हैं 2 x और y नाम से। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है ये पूरा हो जाता है। अब हम करेंगे बेटा सेकंड क्वेश्चन। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी,
ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्या होती है बेटा हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। लीनियर इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, उसकी होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि लीनियर इक्वेशंस को एक्सप्रेस कीजिए इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इक्वेशंस जो दे रखी है बेटा ये, इनको किस में कन्वर्ट करना है आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस, हर एक केस में आपको ए की, बी की और सी की वैल्यूज आपको बतानी है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास कि 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9.35 का बार। बार का मीनिंग आपको पता ही है, रिपीट होना, बार बार आना, बार मीन्स बार बार आना। तो यहाँ पर ये 5 बार बार आएगा, हालांकि उससे ज़्यादा हमें लेना देना नहीं है। हमारा जो काम है वो फोकस रहेगा हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 पर, इस फॉर्म में लेके आना। इस फॉर्म का मीनिंग ही क्या है कि सबसे पहले x वाले टर्म, फिर y वाले टर्म, फिर कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर आप चेक करें तो सबसे पहले x वाले टर्म है, ठीक है, ये एज इट इज़, और y वाले टर्म है वो भी एज इट इज़। ये कांस्टेंट राइट हैंड साइड में है लेकिन कांस्टेंट चाहिए हमें लेफ्ट में, तो ये पॉजिटिव है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आके हो गया बेटा नेगेटिव। अभी बताया था मैंने कि जब भी कोई नंबर साइड चेंज करेगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। ये पॉजिटिव था, यहाँ आके नेगेटिव बन गया, इज इक्वल टू 0। तो अब ये कौन सी फॉर्म आ गई बेटा, अब ये फॉर्म आ गई हमारी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब एक काम और रहता है कि ए, बी और सी की वैल्यू हमें बतानी है। तो कंपेयरिंग इसको फर्स्ट बोल देते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से हम कंपेयर करते हैं बेटा। तो कंपेयर करेंगे तो x का कोफिशिएंट है a, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है बेटा 2, तो वी गेट, हमें मिल जाता है a की वैल्यू बेटा 2। b आया बेटा y के साथ, y का कोफिशिएंट है, तो y का कोफिशिएंट यहाँ पर है 3, तो b की वैल्यू आ गई 3। c की वैल्यू, अब c कांस्टेंट टर्म अकेली जो है जिसके साथ ना तो x है ना ही y है, तो वो है हमारे पास c की वैल्यू यहाँ पर -9.35 का बार। अब माइनस तो लेना पड़ेगा भाई, क्योंकि वहाँ पर जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें तो क्या है बेटा प्लस का c है, लेकिन यहाँ पर माइनस का है, तो इसलिए लेना पड़ेगा। हाँ, अगर ये प्लस के थे जैसे तो उसको प्लस बताने की आवश्यकता नहीं, वो अंडरस्टूड है। प्लस अंडरस्टूड होता है, अगर माइनस आएगा तो उसको बताना जरूरी है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, उसके मार्क्स कटेंगे। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है फर्स्ट पार्ट जो इसका पूरा हो जाता है कि हमें करना ही क्या है, केवल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। और स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत ही सिंपल से है कि सबसे पहले x वाले टर्म, फिर y वाले टर्म, फिर कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, और उसके बाद हम बताएंगे वहाँ से कंपैरिजन करके a, b और c की वैल्यू। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं अब इसका। नेक्स्ट पार्ट है बेटा जैसे हमारे पास कि x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 5 -10 इज इक्वल्स टू 0, ये बेटा सेकंड पार्ट। अब यहाँ पर आप चेक करें तो x वाले टर्म सबसे पहले, फिर y वाले टर्म, फिर कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। यही तो हमें चाहिए कि जो कांस्टेंट टर्म है वो लास्ट में, उससे पहले y और उससे पहले सबसे पहले क्या है x वाले टर्म ऑलरेडी है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये है। तो इसको सीधा हम क्या कर देते हैं बेटा, कंपेयर कर देते हैं। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड फॉर्म वी गेट, हमें मिल जाता है x के साथ जो आया वो a, x के साथ बेटा यहाँ पर कोई नहीं है, तो जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ 1 होता है। तो यहाँ पर x के साथ कोई नहीं होता, इसके साथ क्या माना जाएगा बेटा 1, क्योंकि मल्टीप्लाई में 1 लिखना तो हम लिख सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर दोबारा से एज इट इज़ मिल जाएगा। तो x के साथ मल्टीप्लाई में 1 हम लिख सकते हैं, तो x का कोफिशिएंट बन गया 1, तो हमें मिला a की वैल्यू यहाँ से 1। और b की वैल्यू की बात करें तो b कहाँ था बेटा, y के साथ, तो y के साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसका y के साथ अगर देखा जाए तो y के साथ क्या बेटा, इसके साथ कुछ भी नहीं, तो आगे तो माना जाएगा 1 और नीचे है 5, तो ये बन गया बेटा -1/5। y के साथ -1 है, डिवाइडेड बाई 5 है, तो इस 5 को हम पहले पढ़ेंगे, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, तो ये बन जाएगा b की वैल्यू -1/5, और c यानी कांस्टेंट टर्म वो अलग से दिख रही है हमें -10। तो इस तरीके से हमारा जो सेकंड पार्ट है वो पूरा हो जाता है, और इसी तरीके का काम हमें आगे करना है। थर्ड पार्ट के अंदर
थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट क्या है कि माइनस ऑफ 2x, ये तो आप सिंपल से कर सकते हैं, माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, ये 6 लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू बच जाएगा 0, और यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी बेटा -2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -6। तो क्वेश्चन हमारा पूरा हो जाएगा, ऐसा कुछ खास इसमें था नहीं। ये तीनों पार्ट मैंने अभी आपके करा दिए। फोर्थ पार्ट आ जाता है जैसे कि x इज इक्वल टू वाई, x इज इक्वल टू 3y। तो यहाँ से अब हम क्या करें बेटा, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे पहला काम तो x माइनस का 3y इक्वल टू बच गया हमारे पास बेटा 0। अब कांस्टेंट टर्म नहीं दिख रही तो यहाँ पर c की आवश्यकता पड़ेगी, और c अगर नहीं है तो c के लिए हम क्या करें, यहाँ पर लिख लेते हैं बेटा प्लस में 0, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर के साथ प्लस करेंगे, 5 में 0 ऐड किया तो आंसर तो 5 ही आ गया ना, 4 में ऐड करेंगे 0 को तो 4 ही आ जाएगा। यानी किसी भी नंबर में प्लस में 0 लिखने में माइनस में 0 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा हम कर सकते हैं। तो हमने क्या किया बेटा, हमने ये किया कि कांस्टेंट टर्म ना होने की वजह से वहाँ पर लिख दिया प्लस में 0 इज इक्वल टू 0, x ये y 3y यहाँ पर पॉजिटिव था, लेफ्ट में आया तो नेगेटिव हुआ, और प्लस में कोई कांस्टेंट टर्म नहीं थे तो हमने 0 लिख लिया अपने पास से। अब हम कंपैरिजन करते हैं तो a की वैल्यू बेटा 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 0, क्योंकि a जो x वाली टर्म के साथ आया, x का जो कोफिशिएंट है। अब कोफिशिएंट क्या होता है बेटा, नंबर मल्टीप्लाइड विद द वेरिएबल, कि जो वेरिएबल के साथ नंबर मल्टीप्लाई में होना, वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाइड है उसे हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट। तो वेरिएबल के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई में कौन है, आप साफ साफ देख रहे हैं कि y के साथ कौन है -3, x के साथ कौन है 1, और जो कांस्टेंट टर्म है वो कौन है यहाँ पर 0। तो इस तरीके से हमें a, b और c की वैल्यू मिल जाती है। तो फोर्थ पार्ट हमारा कंप्लीट। अब हम करेंगे फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट को आप देख सकते हैं कि 2x माइनस 5y, 2x इज इक्वल टू -5y, 2x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5y। तो इसके लिए क्या करें बेटा, वही तरीका, कोई नई बात नहीं, कि इसको हम ले आते हैं 5y जो राइट हैंड साइड में दिख रहा है उसको कहाँ ले आते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में जब इसको लेके आएंगे तो ये बन जाएगा आपका 2x प्लस का 5y, माइनस का था, साइड चेंज तो साइन चेंज, माइनस था तो प्लस, इक्वल टू आ गया बेटा 0, और उससे पहले कांस्टेंट टर्म के प्लेस पर 0 लिखे, इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू जो x के साथ आया वो 2, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 0। इस तरीके से आप इनको लिख लेना। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट पार्ट है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये है बेटा। तो इसको हम एक बार पूरा करेंगे। 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पर x वाले टर्म सबसे पहले होने चाहिए, वो है ax में सबसे पहले x वाले टर्म आती है, वो है यहाँ पर। फिर y वाले टर्म वो तो है ही नहीं। तो बेटा मैंने आपको बताया कि जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ एक होता है, लेकिन जो खुद ही नहीं होता तो उसके साथ कोई नहीं होता। कोई नहीं मतलब मैथ में कौन होता है, कोई नहीं, मैथ में कोई नहीं होता है बेटा 0। तो यहाँ पर y वाले टर्म नहीं है तो उसके साथ हम लिखेंगे 0y, क्योंकि 0 इंटू वाई बेटा 0 हो जाएगा, और उसको इनमें ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 3x के प्लेस पर 3x, 2 के प्लेस पर 2, और ये जो y वाली टर्म है ये 0 इंटू एनीथिंग 0 ही है। तो इनको अगर हमने 3x और 2 के अंदर 0 ऐड कर दिया तो कोई फर्क उसमें नहीं पड़ा। तो यहाँ से अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए। ये क्यों लिखा हमने, क्या ज़रूरत पड़ गई इसकी? इसकी ज़रूरत केवल ये थी कि स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर y वाली टर्म होनी ज़रूरी होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा बेटा 0y। अब कंपैरिजन करके आप बता सकते हैं कि यहाँ पर x के साथ आया हुआ है 3 और यहाँ पर x के साथ है बेटा a। तो a की वैल्यू होगी यहाँ से 3, और b की वैल्यू, b होता है y के साथ है, y की वैल्यू y के साथ जो है वो 0, और c यानी कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 2। तो इस तरीके से जो है हमारा 6th पार्ट कंप्लीट। अब हम 7th पार्ट कर लेते हैं। 7th है बेटा कि y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या करेंगे बेटा, अब यहाँ पर x वाले टर्म नहीं है, बताया ना जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ तो एक होता है, लेकिन जो खुद नहीं होता उसके साथ कोई नहीं होता। तो यहाँ पर x वाली टर्म नहीं है तो उसके लिए हम लिखेंगे 0x। ये y है,
तो प्लस में लिख लेंगे y, और उसके साथ कोई नहीं है तो माना जाएगा 1। ये 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा। अब क्या आएगा माइनस का 2 और इज इक्वल टू बेटा 0। तो x के साथ क्या देख पा रहे हैं हम 0, x के साथ 0 है तो x किसके साथ होता था, x के साथ कौन होता था a, x के साथ यहाँ पर कौन है 0 होता था कौन a, तो a की वैल्यू आ गई 0, b की वैल्यू b जो y के साथ हो, यहाँ पर y के साथ देख रहे हैं हम 1, और c की वैल्यू जो कांस्टेंट टर्म है वो है यहाँ पर -2। तो a b और c की वैल्यू मिल गई। आज का लास्ट पार्ट एक बार देख लेते हैं 8th पार्ट, और आज की क्लास उसके बाद हमारी ख़त्म हो जाती है। तो लास्ट पार्ट है 5 = 2x। अब यहाँ पर सबसे पहले x वाली टर्म लेफ्ट में होनी ज़रूरी होती है, तो लेफ्ट में लेके आएंगे तो यहाँ पर आके हो जाएगी -2x। अब y वाली टर्म से भाई x के बाद कौन आएगा y वाली टर्म, तो y वाली टर्म के लिए क्या करें, यहाँ पर लिख लें, अगर है ही नहीं वो टर्म तो उसके लिए लिखेंगे बेटा प्लस में 0y। और ये 5 देखो 2x ने अपने साइड चेंज की तो माइनस का हुआ, लेकिन 5 लेफ्ट में था, लेफ्ट में ही रख रहे हैं तो 5 का साइन चेंज नहीं होगा, वो पॉजिटिव था उसको पॉजिटिव ही लेंगे, तो 5 अभी भी पॉजिटिव। अब हम कंपैरिजन करके a b c की वैल्यू तो आराम से बता सकते हैं। a कौन होता है जो x के साथ आया यानी कि -2, b कौन जो y के साथ आया यानी कि 0, और c जो कांस्टेंट टर्म है यानी कि 5। तो हमारे पास वैल्यू आ गई बेटा a b और c की। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है वो पूरा एक्सरसाइज जो है वो पूरी बहुत छोटी सी एक्सरसाइज थी, इसको आप आसानी से पूरा कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।